तो विनय भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सूरज भाई, आप सुनाओ। बढ़िया। आज हमने पॉडकास्ट शुरू करने का सोचा तो हमने किया, और बड़े टाइम से मैं सोच रहा था पॉडकास्ट पॉडकास्ट, तो आज फाइनली कोशिश है थोड़ा सा पॉडकास्ट करने की। तो देखते हैं कैसा जाता है, क्या बातचीत होती है। और मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लोकल लेवल के बहुत इश्यूज हैं, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, हम कुछ प्रिपेयर करके नहीं आए हैं, बिल्कुल रैंडम टॉक रहेगी, बिल्कुल अनफिल्टर्ड रहेगा, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं हमने किया, और बिल्कुल रॉ आपको कन्वर्सेशन देखने को मिलेगी। तो विनय भाई के बारे में आपको बताना चाहूंगा। विनय भाई हमारे बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है। साथ ही विनय भाई का बहुत बड़ा कारोबार है प्रिंटिंग प्रेस का, अनिल प्रिंटिंग प्रेस, मीना प्रिंटिंग प्रेस। विनय भाई कुछ बताएं, अपने बिजनेस के बारे में बताएं सबसे पहले। बिजनेस मेरा प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है, जैसे वेडिंग कार्ड्स, बिल बुक्स, पम्फलेट्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, फ्लेक्स प्रिंटिंग, जो भी प्रिंटिंग से रिलेटेड जितना भी काम है उसका प्रिंटिंग का काम करते हैं। और ये सारा कारोबार पिताजी ने शुरू किया था, और आगे पिताजी को विरासत को आगे लेके चल रहे हैं काम धंधे में, और बढ़िया चल रहा है माता रानी की कृपा से। तो विनय भाई अब आप कुछ बताएं, कहाँ से शुरू करें हम? कहीं से भी शुरू कर सकते हैं हम। आजकल तो सबसे बड़ा मुद्दा जो ऊना में चल रहा है, मुझे लगता है वो अवैध माइनिंग का और अतिक्रमण। ऊना सिटी के अंदर जो वो अक्रोचमेंट को लेकर प्रशासन का डंडा चला है, जिससे कुछ व्यापारी लोग परेशान है। बिल्कुल। फिर उसके बाद एक मुद्दा है हमारा ऊना के अंदर, सिटी के अंदर आजकल हेलमेट का। 2 हेलमेट हर मतलब स्कूटर पे, 2 व्हीलर पे। आप क्या सोचते हो 2 हेलमेट्स के बारे में? मेरा ऐसा मानना है कि 2 हेलमेट वाला काम अच्छा है, लेकिन कई इसमें थोड़ी सी समस्या जो मुझे पर्सनल लगी। बाकी बहुत अच्छा काम है, 2 हेलमेट होंगे, अगर कोई गाड़ी हिट कर जाएगी तो सेफ्टी दोनों की है। ऐसे नहीं है कि हेलमेट वाले की है, दूसरे की भी सेफ्टी है। ये ऐसा कंसेप्ट हिली एरियाज में चलता ही है, शिमला, चंडीगढ़, फिर आप चले जाओ हमीरपुर, हाँ, जो थोड़े जहाँ पे कट वगैरह ज्यादा है वहां पे दोनों हेलमेट सवारियां डालती हैं। ऊना में थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ती है, मेरा मानना है कि 45-50 डिग्री का टेम्परेचर होता है। मेरे ऊना के साथ लगते गांव के लोग बस स्टैंड में आते हैं, बस स्टैंड से पेंशन निकलवाने, कभी कुछ काम करवाने, कभी कुछ काम करवाने। बस स्टैंड से तो 3 व्हीलर मिल जाता है, वापसी में नहीं मिलता। वापसी में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। और वापसी में वो जो 2 हेलमेट वाला डंडा चला है ना, उससे अब कोई उन बुजुर्गों को, वो जरूरतमंद जिन्हें लिफ्ट की जरूरत थी बस स्टैंड तक, अब कोई दे नहीं रहा। बहुत एक क्या मैं इसको बोलूं, एक ऐसा रीजन आप दे रहे हैं इस चीज के लिए मुझे सुनने में बहुत वो लग रहा है। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। तो मुद्दे आपने बहुत सारे बताए, तो इलीगल माइनिंग से ही शुरू करते हैं। इलीगल माइनिंग पहले भी होती थी, शायद आज भी हो रही है, लेकिन आजकल जो कल्चर चला हुआ है, एक माफिया कल्चर, मतलब माइनिंग वाले जो बंदे हैं वो बड़ा इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। रील्स हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर, बड़ी शानदार रील्स, गाड़ियां पूरी चेने वेने एकदम चहक महक दिखाई जाती है, जिसके कारण बहुत सारा उस यूथ को अफेक्ट करती है चीजें, यूथ अट्रैक्ट होता है उस चीज की तरफ। तो कैसे देखते हैं इस चीज को? ये माइनिंग का काम देखो, ऐसे जो माइनिंग का काम है वो अगर लीगलाइज्ड है, सरकार ने पट्टा दिया है, सरकार ने क्रशर दिया है, और सरकार ने नॉर्म्स फिट किए हैं कि अगर आप क्रशर है आपका तो आप 3 मीटर तक या 30 फीट तक आप लोग उसके नीचे माइनिंग नहीं कर सकते। अगर स्वां के अंदर आपके पास पट्टा है तो आप मैनुअली माइनिंग कर सकते हैं, आप मशीन वगैरह नहीं लगा सकते। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो मैनुअल तो हमने कभी देखी नहीं। हाँ, नहीं होती थी मैनुअल, मैंने देखी है पिछले 2-2.5 साल में मैनुअल होती है स्वां के अंदर, जिनके पास पट्टे थे करवाते थे लोग मैनुअल। लेकिन जेसीबी से जल्दी जल्दी निकलता है माल, और जल्दी जल्दी प्रोसेस में आता है, जल्दी जल्दी क्रशर्स पे चला जाता है। यानी लीगल माइनिंग कर रहे हैं, यानी लिमिट से ज्यादा माइनिंग करते हैं। हाँ, उनको अलाउड है, उससे ज्यादा मेरा मानना है कि शायद जो क्रशर्स वाले हैं वो इसकी चपेट में सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। क्रशर एक इंडस्ट्री है। क्रशर क्या होता है? बेसिकली स्टोन क्रशर, जैसे वो क्रशिंग करेंगे मशीन्स के अंदर, रेता बजरी को प्योरीफाई करेंगे खड या स्वां से निकाल के, और उसे एक अच्छी वैरायटी में, अब जैसे स्वां से हमने रेता निकाला उसके अंदर बजरी भी है, बजरी निकाली तो मिट्टी भी है, इम्प्योरिटीज बहुत है, प्योरीफाई करके जिससे मकान की या दुकान की बुनियाद ज्यादा रहे, तो वो क्रशिंग करके मटेरियल बेचते हैं। मेरे रिलेटिव का पिछले कल ही लेंटर था, तो मैं लेंटर में गया, तो वहां पे मैंने नोटिस किया, वहां पे 2 बजरियां थी उनके पास, 2 अलग अलग वैरायटीज थी बजरियां की। एक बजरी बहुत ही साफ थी और दूसरी बजरी में बहुत सारा रेता, बड़ी सारी इम्प्योरिटीज मिक्स थी। हाँ, जो साफ थी वो क्रशर की थी। अच्छा। और जिसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज थी वो ऐसे स्वां से अवैध माइनिंग वाला जो चला सिस्टम उसमें आई होगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड क्रशर्स के मालिक हुए हैं। क्रशर इंडस्ट्री हमारी गवर्नमेंट को टैक्स देती है। क्रशर इंडस्ट्री
हमारे लड़कों को, लोकल लोगों को रोजगार प्रदान करती है। लीगल लोगों की, हाँ, लीगली बात कर रहा हूँ मैं। Right, अब जो इलीगली काम हो रहा है उसके बाद में बात करेंगे, लेकिन क्रशर्स लीगली काम करते हैं। और क्रशर्स में हो सकता है कुछ ऐसे भी हों क्रशर्स के लोग जो अपनी जेबें भरने के चक्कर में वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते और इलीगल माइनिंग करनी शुरू कर देते हैं। राइट, यानी लीगल की आड़ में Illegal, हाँ, इलीगल। लेकिन कुछ ठीक है। सभी नहीं, मैक्सिमम क्रशर्स अच्छा काम कर रहे हैं, तभी उन लोगों की पैठ है, तभी वो लोगों के पास माल दे रहे हैं, तभी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पा रही क्रशर्स को। आप ध्यान देंगे जो चलान होते हैं, जो या अवैध माइनिंग वालों को पकड़ते हैं, वो स्वां के अंदर, राइट, क्योंकि स्वां के अंदर किसी को लीगल माइनिंग करने की परमिशन नहीं है। ठीक है। लेकिन स्वां में मेरी जगह है, मेरे पास मान लो स्वां में 10 कनाल जगह है, उस 10 कनाल में रहता है, मुझे मेरे घर में मकान बनाने की जरूरत है, और मेरे या पड़ोसी को या मेरे गांव के लोगों को मकान बनाने की जरूरत है, और मेरी उस जगह से वो रेता लेना चाहते हैं। पाईबंदी में यहाँ पे तो ऊना में तो मैंने खुद, मतलब मुझे होश है, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो रेते की ट्रालियां तो मुफ्त में ही आ जाती थी, सिर्फ ट्राली वाले के पैसे देने पड़ते थे। अच्छा, लोग ऐसे ही रेत बजरी उठा देते थे। लेकिन आज की डेट में तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक करोड़ों बहुत, की। बिल्कुल 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 अवैध माइनिंग एक करोड़ों की इंडस्ट्री है, जो माल पंजाब को जा रहा है। हमारी ये जो बेल्ट है, जो सारी पंजाब बॉर्डर के साथ या अदर स्टेट के साथ टच होती है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, दसुआ एरिया से अगर हम शुरू हो जाएं, दसुआ से हम वाला एरिया होते हुए, ऊना होते हुए हम बद्दी वाली तरफ को जाए, ये सारी बेल्ट बहुत ज्यादा प्रभावित है वहां से, खासकर हमारा बीट एरिया जहाँ पे गोल पत्थर निकलता है। हाँ, गोल पत्थर है हमारे बीच एरिया के, हमारे जो पहाड़ है, बिल्कुल, पहाड़ों में पत्थर बहुत अच्छे हैं। मिट्टी बहुत निकलती जो है। स्वां चैनलाइज्ड हुआ था जितना भी, तो वो पठानकोट का एक ऐसी खड़ी या स्वां पहाड़ थे जहां से वो पत्थर पास हुआ था, वो पत्थर सारे चैनलाइज में लगा, चैनलाइजेशन में। अच्छा, गवर्नमेंट को एक इनकम सोर्स है क्रशर से। गवर्नमेंट को दोबारा से, जैसे पीछे जयराम गवर्नमेंट ने या सतपाल जी के निवेदन पे यहाँ पे चेक पोस्ट बैरियर लगे थे पंजाब में माइनिंग के, अच्छा, वैसे चेक पोस्ट बैरियर सरकार को लगाने चाहिए। अब उठा दिया उन्होंने। हाँ, इस गवर्नमेंट ने आते उठा दिया। इस गवर्नमेंट ने तो बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश का भी और हमारे इधर भी माइनिंग के मामले में। आप देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्रशर इंडस्ट्रीज करोड़ों रुपए का हमें टैक्स देती हैं, बिल्कुल, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उन क्रशर इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। लोग उन्हें माफिया की नजर से देखते हैं। बिल्कुल। लोग आज की डेट में सोचते हैं अगर एक क्रशर का मालिक है तो शायद अवैध माइनिंग करता होगा, चाहे वो पूरे का पूरा काम एक नंबर में करता है। हमारे ऊना में क्या स्थिति है माइनिंग की? ऊना में हमारा संतोषगढ़ एरिया, संतोषगढ़ में तो बहुत बुरा हाल है। अभी संतोषगढ़ में तो मतलब कल परसों एक वीडियो वायरल हुई, आप सबने देखी होगी। उसमें हाँ, चंद्र सतपाल सत्ती जी हमारे जो लीडर खुद वहां पे गए स्वां के अंदर, बिल्कुल, उन्होंने दिखाया है वो जो चैनलाइजेशन में जो कंबल डाले थे वो कंबल तक निकल आए। और जिस दिन बारिश आई और स्वां आया तो आप सोचो कितने लोगों की फसलें खराब हो जाएंगी। चैनलाइजेशन को बहुत फर्क पड़ रहा है, खराब हो रहा है चैनलाइजेशन बिल्कुल ही। तो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है? एक्शन गवर्नमेंट नकारा है, कुछ लोकल लीडर्स नकारा हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नकारा हो सकती है। ऐसा बहुत है ना एक्चुअली। नहीं, पैसा ही हर चीज, पैसा तो हर काम में है। पैसा तो अब आप ऊना के अंदर आप क्या रेट बिकता होगा ये? आप टिप्पर का क्या रेट होता है रेते का? एक टिप्पर का रेट मेरे हिसाब से होता होगा यार 10-20-30 हजार के आसपास, मेरे हिसाब से। मैंने रेट टिप्पर लिए नहीं, हमारा काम ही नहीं टिप्पर से बिल ना देना। मैंने कंस्ट्रक्शन किया तो ठीक है, क्रशर से माल मंगाया, लेकिन ट्रालियों में मकान माल आया, क्योंकि थोड़े माल की हम लोगों को जरूरत है। हमको इतने बड़े बड़े मॉल्स, तो जैसे मैंने समझ लो कंस्ट्रक्शन करनी है, मुझे रेता चाहिए, मैं किससे कांटेक्ट करूंगा? अगर तो देखो आपको रेता, मेरा तो मानना है कि सरकार को क्रशर आपके सामने है, कौन से क्रशर्स अच्छे हैं वो हर बंदे को पता है, तो आप किसी भी क्रशर से, मतलब कॉमन मैन ने ये सब खरीदना, वो कैसे, मतलब वो क्रशर को अप्रोच करेगा वैसे। लेकिन जो कॉमन मैन ने काम करना था, आजकल ठेकेदारी प्रथा, सूरज भाई, वही प्रोवाइड, ठेकेदार को हम ठेका देते हैं, उसे प्रोवाइड करते हैं। हमने बनाया, ठेकेदार को ठेका दिया, उसी ने प्रोवाइड करा, हमने क्यों इस चक्कर में पड़ना है? तो हो सकता है कई बार कई लोग बड़े बजटेड होते हैं कि 1-1 रुपया सेव करके चलते हैं, तो उन्हें डायरेक्ट। आपको क्या लगता है, बीजेपी की सरकार आएगी तो क्या माइनिंग कम होएगी या बंद होएगी? मतलब कैसे, क्या फर्क है? माइनिंग क्यों बंद हो? अगर माइनिंग बंद होगी तो लोगों की कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। लेकिन अभी आपको ध्यान में होगा, पीछे जैसे वो एसी गवर्नमेंट ने क्रशर्स बंद कर दिए थे, हाँ, तो कितनी त्राही त्राही मच गई थी। और क्रशर बंद करने से इलीगल काम और बढ़ेगा। हाँ, इलीगल जो रेता स्वां से उठ रहा था, और वो ट्राली का रेट उस टाइम 5-5, 6 हजार, 10 हजार चल रहा था। तो अगर आप एक प्रॉपर लीगल इंडस्ट्री को ही बंद कर देंगे जो लोगों की नीड से जुड़ी है, तो इलीगल काम होना ही होना है। बिल्कुल, तो और कोई तो फिर मतलब जरिया ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप क्या लोगों की जरूरत है? तो बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट में जैसे पहले फर्क पड़ा था। बीजेपी की पिछली गवर्नमेंट थी, तब उस समय जगह जगह चेक पोस्ट थे, माइनिंग ऑफिसर्स फील्ड पे थे,
माइनिंग ऑफिसर्स चेक करते थे, प्रॉपर क्रशर्स को चेक किया जाता था, माइनिंग पट्टों को चेक किया जाता था, इवन चलान होते थे ट्रैक्टर्स के, नहीं वो ट्रैक्टर्स यार लोकल गेड़ा लगा रहे हैं उनके तो ना चलान होते थे टिप्परों के भी। किन टिप्परों के चलान, मान लो आपका टिप्पर पास है 300 फुट और आपको सरकार ने क्रशर में अलाउ किया कि आप 300 फुट माल टिप्पर भेज दो आप एम फार्म के अंदर, अच्छा, और आपने माल बेच दिया 500 फुट 400 फुट, 300 से 350 तो हो सकता है, अब 500 400 फुट बेच दिया तो वो चलान हुए हमारी गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट। यानी बीजेपी की गवर्नमेंट में माइनिंग होती है लेकिन लीगलाइज्ड वे में होती है और लीगलाइज्ड वे में होना था, एक साइंटिफिक वे में होती है, हाँ। ताकि हमारी मदर नेचर है उसको इफेक्ट ना पड़े। बिल्कुल बिकॉज मैंने भी पिछले 1-2 साल में जो स्वाहा में जो हालात देखे, मतलब वो बंदा, एक बार हम गए थे लास्ट टू लास्ट टाइम, तो बंदा वो कैप्टन साहब हमारे, उन्होंने जंप किया था पानी में, तो वो पूरा तैर के दिखा रहे थे वो कितना गहरा है। मतलब ये चीज हमने पहले आई गेस नहीं हमने कहीं और भी नहीं देखी है, उन्ना में ही मतलब ऐसा चीज है। बिल्कुल। और मतलब इतना तगड़ा इन्होंने काम चलाया हुआ है रातों रात। और सुनने में ऐसा आता है जो खनन माफिया से लोग जुड़े हैं, मेरे को कई बार बोलते हैं कि तुम लोग वीडियोस बनाते हो, है ना, ऐसे करते हो, बोलते हैं हमें धमकी देने वाले वे में बोलते हैं रात को कहीं मत आ जाना, कहते तुम लोग दिन में ही आ सकते हो, तुम कहीं रात में आगे गोलियां चल जाती हैं, उठा देते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग मेरे साथ। मतलब अगर रात में आप उनसे पूछो ना कहाँ आते हैं, रात को चले पुलिस प्रशासन को साथ लेके चलेंगे, अगर तो सरकार अच्छी है, निकम्मी नहीं है और कुछ करना चाहती है एक्शन। अब एक हमारे भाई पुलिस को, आपको क्या लगता है पुलिस को नहीं पता होता कि कहाँ वैध काम हो रहा है? हमारे एक भाई रोहित कटवाल है, वीआर हिमाचल वाले, तो वो बहुत वीडियोस डाल रहे हैं हरोली बीच में आजकल खनन के खिलाफ। तो उन्होंने रात को खनन स्पॉट किया, मौके पे उन्होंने गांव वालों को बताया, पुलिस को बताया, पुलिस ही नहीं आती है, पुलिस वाले मुकर जाते हैं, बिल्कुल वो अलग अलग बहाने देने लग जाते हैं, ऐसे नहीं वैसे। यही तो अवैध माइनिंग है यार भाई, है ना। मतलब इलीगल माइनिंग क्या है, मतलब गांव वाले परेशान हो रहे हैं, हाँ, कुछ बाहुबली लीडर्स के चक्कर में, कुछ मतलब पैसों के चक्कर में आप पूरा गांव, आप पूरा सिस्टम को परेशान कर रहे हो, आप रात को रात और ऐसा भी नहीं है कि ये माइनिंग हमारी लोकल नीड्स के लिए मटेरियल नहीं, वो तो रात को रही हो पंजाब जा रहा माल, है ना। बिल्कुल। और इसका खामियाजा हमारे एरिया को, लोगों को, फ्यूचर वाले लोग, फ्यूचर जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो इसमें पैसा आ रहा है, पानी का लेवल और नीचे जा रहा है रोज का रोज। जो यहाँ इस बाहर जो मटेरियल भेजा जा रहा है, इससे जो पैसा आ रहा है वो ना लोकल संस्थाओं को जा रहा है, ना सरकार को जा रहा है, कोई फायदा नहीं, वो चंद माफियाओं की जेबों में। गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं, कोई टैक्स नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को, कोई गवर्नमेंट का एनवायरमेंट नहीं इशू हो रहा है, चेक पोस्ट किसी बॉर्डर पे है नहीं है, चुपचाप धड़ल्ले से गाड़ियां निकल रही है। और जो आप बात बता रहे हैं वो वीआर हिमाचल वाले, मैंने भी देखी उनकी 5, 7, 10, 15 वीडियो फेसबुक पे, तो मैंने देखा वो काफी अवेयर करता है अवैध माइनिंग को लेके, वो चैनल पे अपने लड़का अवैध माइनिंग में मतलब वैसे है वैसे है, और उसने लोग अवेयर किए हैं। आज उस इलाके में कई लोग बोल रहे हैं कि भाई अवैध माइनिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन अवैध माइनिंग की एक इशू नहीं है, बहुत इश्यूज है। तो अगले इशू पे बढ़ते हैं। अगला इशू आपने बोला था अतिक्रमण। आजकल ऊना सिटी में, ऊना शहर में बहुत चला हुआ है, बहुत चला है एनरोचमेंट का। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी, आपको मैंने दिखाई थी आज से 3 साल पहले, तो यहीं से शुरू हुआ था। मेरी इसके पीछे स्टोरी है कि मैं छोटा होता था तो बहुत सारे रीजंस की वजह से मैं स्कूल पैदल जाता था। आज जहाँ पे आईएसबीटी है वहां मेरा घर होता था और डीएवी पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता था, तो मैं पैदल स्कूल जाता था। तो मुझे उस समय में, आज से 10, 12, 15 साल पहले बस भी लगाई हुई थी मैंने, पर जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं पैदल जाना शुरू कर दिया मैंने 9वीं 10वीं के टाइम पे। उससे पहले बस तो मैं पैदल जाता था, तो मुझे ये चीज बहुत फील होती थी। और ऑन दी अदर हैंड मैं बहुत ज्यादा फॉरेन वीडियोस देखता था उस टाइम पे, मूवीज वगैरह बहुत देखता था। तो उन वीडियोस में मुझे फॉरेन के शहर दिखते थे, तो मैं बड़ा सोचता था कि यार हमारा शहर इतना बेकार क्यों है, मतलब इतना लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की मतलब लोग परवाह ही नहीं करते ये सब इश्यूज के लिए, है ना। तो मैं बहुत सोचता था, तो वहां से ये सोच डेवलप हुई मेरी कि यार हमारा जो शहर है वहां भी सहूलत होनी चाहिए। पैदल चलना आई गेस एक बेसिक सहूलत है जो एक गरीब से गरीब बंदे को चाहिए, गांव से आम बंदे को पैदल चलने की जरूरत चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे सिर्फ ऊना में ही नहीं, भारत भर के सभी शहरों में ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो वहां से मैंने शुरुआत की, मैंने वो वीडियो डाली, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वहां से मेरी मीडिया की और कंटेंट की जर्नी शुरू हुई। वो सबसे पहला स्टेप था। बढ़िया सोचा है आपने, जैसे अतिक्रमण की, जैसे ऊना वैसा हो, ऊना वैसा हो, ऊना हमारा बढ़ना चाहिए और हमने बढ़ाया है। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं कॉलेज में, मतलब जब बच्चे को समझ आती है ना जी कि मेरा ऊना बढ़ना चाहिए, मेरा ऊना प्रोग्रेसिव होना चाहिए, मेरा देश बढ़ना चाहिए, मेरा देश प्रोग्रेसिव होना चाहिए, मेरी भारत माँ विकसित होनी चाहिए, चहकती होनी चाहिए, तो वो मेरा मानना है कि वो समय है जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं। स्कूल तक तो इतना प्रेशर पढ़ाई का,
मम्मी पापा का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर। लेकिन एक कॉलेज में जाके जब हमें एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का मौका मिलता है और जब हम सोचना शुरू करते हैं, तो मेरा मानना है कि जो बच्चा देश के लिए, उन्नति के लिए सोचना शुरू करता है, तो वो देश को आगे ले जाने के लिए, अपने शहर को आगे ले जाने के लिए चाहे एक बूंद भी डाले, बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं। तो अतिक्रमण हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बड़ा चल रहा है, और एमसी उन्ना जो भी कॉर्पोरेशन बना है, उसके अधिकारी, पुलिस प्रशासन मिलके जो एक सड़क पे अतिक्रमण, चलो इसका अतिक्रमण नाम है, लेकिन इसका पीछे की बैक स्टोरी है कि सिस्टम ही हमारा ऐसे, शुरू से हमें आदत नहीं है इन चीजों की। अब किसी ने जान के तो नहीं किया है कब्जा कि भाई मुझे लोगों को परेशान करना है और मैं कब्जा करूंगा। मैं समझता हूँ कि उसका रीजन ये है कि शुरुआत से उन्होंने ऐसा ही देखा कि इंडिया में ऐसा ही होता है, हमारा ऐसा ही है, क्योंकि ये चीजें नहीं थी पहले। अब रोड्स अच्छे बनने शुरू हुए हैं, तो रोड्स बनने के बाद अब अगली चीजों पे ध्यान जाना शुरू हुआ। पहले तो सड़कें नहीं होती थी, पिछले 10-12-14 सालों में नेशनल हाईवेज बन गए, गाँव में सड़कें बन गई, गलियां बन गई, हर चीज बन गई। तो मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया कि अब सड़कों से आगे बढ़े और आगे अगली चीजों पे, अगले चीजों पे ध्यान जाना शुरू हो। तो उसी सिलसिले में अब पब्लिक को सहूलत चाहिए शहर में। एक शहर में रहने के लिए, शहर में लोग क्यों रहते हैं? शहर में रहने का मतलब होता है जहां पे एक जगह पे बिजनेस चले, लोग रहे, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, क्वालिटी ऑफ टाइम हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब उस कारण लोग शहर में आते हैं। तो सबसे मेन होता है बिजनेस। बिजनेस इज इक्वल टू शॉप्स। अब हमारे किसी भी शहर की आई गेस बैकबोन होती है बिजनेस, वहां की दुकानें, वहां की इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, व्हाट्सएवर। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्ना शहर में ना एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा मेन रोड के, हमारा शहर बिल्कुल छोटा सा एक सिंगल रोड पे ऑलमोस्ट बसा हुआ है। हमारे पास अल्टरनेट कोई बड़ा बड़ी रोड नहीं है कि ये नहीं तो वो नहीं तो एक ही रोड है। और आज की डेट में मैक्सिमम बड़ी बड़ी शोरूम्स इसी रोड पे बसे हुए हैं, बने हुए हैं। तो यहाँ अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट, वॉकेबिलिटी का इन्वायरमेंट बनेगा, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे मार्केट को भी उसका फायदा होगा। हाँ, वो बनने के लिए जो प्रोसेस है उसमें जरूर दिक्कतें हैं, मैं मानता हूँ उसमें, क्योंकि हमें चेंज से बहुत डर लगता है, बदलाव से बहुत डर लगता है। लेकिन जब बदलाव होता है तो अच्छे के लिए होता है, लेकिन वो उस प्रोसेस में दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि सब मिलजुल के करें, और एक दूसरे को ब्लेम, या मैं वीडियो डाल के किसी के बारे में, वो गलत लगता है मुझे भी। चलो मैंने भी 1-2 बार डाली दुकानदारों के खिलाफ, या दुकानदार पत्रकार को बोल रहे हैं इनको ज्यादा चढ़ा हुआ है। इन सब चीजों के अलावा हमें मिलकर, जैसे कि आपने बोला, हम अभी बातचीत कर रहे थे वीडियो बनाने से पहले, तो हमने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं चाहूंगा वो सुझाव बताएं कि कैसे प्रोसेस होना चाहिए। अतिक्रमण का जो प्रोसेस है ये आज का नहीं है, मतलब जब से हम पैदा हुए हैं तब से है। दुकान, लाला जी की दुकान है, दुकान के बाहर तक माल है। बिल्कुल, लाला जी ने दुकान के बाहर तक अपनी पेवर्स डाली है, सब कुछ किया है। लाला जी ने इन्वेस्ट किया है दुकान पे माल डाला है, तो माल डालेंगे तो बाहर दिखाएंगे, नहीं तो कस्टमर अंदर आएगा नहीं। क्योंकि जब लाला जी ने काम किया ना, जब हम छोटे थे, तो कस्टमर को ऑनलाइन नहीं कुछ भी दिखता था, तो वो लाला जी की दुकान दिखती थी। तो लाला जी की दुकान तभी बिल्कुल क्लियर दिखती थी जब दुकान के बाहर सामान पड़ा होता था। अब वो आदतें हैं, आदतें ऐसा नहीं है कि अब जो नई जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, या हमसे एक अगली जनरेशन है, हमसे एक पिछली जनरेशन है, वो नहीं चाहते उन्ना अच्छा हो, वो सब चाहते हैं उन्ना में चेंज हो। आप बाजार की तरफ निकलना शुरू करो, तो जिन दुकानों पे कभी लाला जी ने कभी, मतलब या दुकान के दुकानदारों ने कभी पेंट नहीं कराया था, कच्ची दुकानें थी, बांस थे, आज वो भी अच्छी अच्छी टाइल्स डाल के सारा सिस्टम चेंज किया उनकी अगली जनरेशन ने, ताकि कस्टमर को एक हेल्दी और एक अच्छा माहौल मिले हमारी दुकान पे समय के हिसाब से। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन अखबार में देता है कि कल से एंक्रोचमेंट बंद है। अगर कल से एंक्रोचमेंट होगी तो मैं आपकी दुकानों के बाहर से सामान उठा के ले जाएंगे और चलान करेंगे। बिल्कुल, आप आए, दुकानदार ने सुबह माथा टेका, दुकान खोली, इन्वेस्ट किया है उस दुकान पे, उस इन्वेस्टमेंट से सामान खरीद होता है, उस सामान से सरकार को टैक्स जाता है, तब इन एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोगों को सैलरी आता है। बिल्कुल, वो दुकानदार को आप कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? आप एक व्यापार, उन्ना में एक व्यापार मंडल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, बहुत सारे, 3 बहुत सारे, मतलब हम एक चेन लगा लेते हैं कि 10 व्यापार मंडल है उन्ना में, मोटा मोटा मान के चलते हैं। उन्ना, जलेड़ा, मैहतपुर, 10 व्यापार मंडल है। 10 के 10 व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास बुलाए। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इस अक्रोचमेंट को हटाने के लिए जो हमारे व्यापार मंडल्स के आगू हैं, चाहे 1 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, उन्हें बुलाएं हर एरिया से। मैं नहीं बोलता हर दुकानदार को आप उधर बुलाओगे, आप आओ आप आओ आप आओ आप आओ। एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानने वाले दुकानदार हैं। जब एक्साइज की मीटिंग होती है, जब कोई और डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, तब भी हमारे व्यापारी जाते हैं ना जी, बिल्कुल, मीटिंग्स के अंदर, तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बुलाता है। 2 हेलमेट बंद कराने के लिए भी गए थे।
नहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी लाता है, वो तो अलग बात है ना, 2 हेलमेट वाली बात वो छोड़ो, वो अगले विषय में आएंगे हम। लेकिन अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। अतिक्रमण में सरकार एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को बुलाए, उन लोगों के साथ बात करे, उन लोगों के साथ बात करके फिर एक हल निकाले प्रॉपर टाइम देके। टाइम कैसे कि भाई साहब आप लोग हम सब बैठे हैं, चर्चा हुई हम सब में, मेरा आइडिया ये है, हो सकता है कमिश्नर का बताएगा, कारपोरेशन कमिश्नर का आइडिया अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि एक छोटे दुकानदार का आइडिया उससे भी अच्छा हो। बिल्कुल, और जो ऊना के लिए हिट बैठ जाए और फिट बैठ जाए। बिल्कुल, और उनकी एक वहां पे एक उस पर्टिकुलर एरिया की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बिल्कुल, आप कमरे के अंदर एसी कमरे के अंदर बैठकर फरमान जारी कर देते हैं और फिर भी आप कमरे से बाहर नहीं निकलते कि जनता जवाब ना मांग ले, तो आप अपने बाकी जो आउटसोर्स पे बंदे हैं या जो नीचे क्लर्क लेवल के मुलाजिम हैं, आप उन्हें भेज देते हैं डंडा उठा के, जिन्होंने शहर में रहना है, पूरी जिंदगी सिटी में बितानी है, उनकी आप दुश्मनी दुकानदारों के साथ डालने के लिए भेज देते हैं। उनकी मैंने एक और चीज देखी, कुछ दुकानों के आगे बहुत स्पेस है, मतलब काफी ज्यादा स्पेस है, कुछ के आगे बिल्कुल ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोनों पॉइंट्स पे एक रूल तो नहीं फिट बैठ रहा। वही बता रहा हूँ ना कि कोई एक अच्छा आइडिया दे सकता है, राइट, जो उन्ना के लिए हिट भी बैठ सकता है, फिट भी बैठ सकता है। आप बुलाओ ना सारे व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को बुलाओ, हर बाजार से 5-5 दुकानदार बुलाओ, जो अच्छे दुकानदार हैं, जिनका अच्छा काम है और जिनका अच्छा काम नहीं है। बिल्कुल, आप 5-5 दुकानदार, छोटे और बड़े सब दुकानदारों को बुलाओ। अगर छोटे को समस्या तो बड़े को भी समस्या हो सकती है। बिल्कुल, अगर बड़े को कोई समस्या नहीं है तो इसका मतलब छोटे को नहीं हो सकती। मेरे साथ कुछ छोटे दुकानदारों की बात, आप सबको बुलाओ, सबके साथ मीटिंग करो। एक चाय पकौड़ा आपसे व्यापारी नहीं मांगता, आप व्यापार मंडल की ही ड्यूटी लगाओ कि आते हुए भैया जी ठंडे लेके आना, आते हुए भैया जी ये लेके आना, आते हुए भैया जी ये लेके आना, हमें भी खिलाना पिलाना, और उन्ना के बारे में अब हम विचार करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ सूरज जी, आपकी तरह सोचने वाले, मेरी तरह सोचने वाले कई उन्ना के लड़के हैं, व्यापारी हैं, जो बहुत अच्छे सुझाव उन्ना को बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को उन्ना में एक नई फोर्स व्यापारियों की तैयार होकर मिल जाएगी जो उन्ना के बारे में सोचते हैं। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाई देखो, आप अक्रोचमेंट का डंडा उठा के तो चल पड़े। पिछली गवर्नमेंट में कितने करोड़ रुपए की वेंडर जोन बनी, आप डंडे के साथ एक दुकान नहीं उसमें वहां बिठा सके हैं, नहीं शुरू हुई अभी तक। आप देखो ना एडमिनिस्ट्रेशन का हाल। पर अब क्या बोल सकते हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे दिखाना है, मीडिया में फोटो कराना है, बताना है लोगों को कि कमिश्नर साहब ने एक्शन लिया है, कमिश्नर साहब एक्शन लीजिए, लेकिन सिटी के लिए लीजिए, लेकिन वो वेंडर जोन भी शुरू कराओ। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा मेरे भाई, ये एक्शन आई गेस पहले से ज्यादा इम्पैक्टफुल हो रहा है इस बार, जो हो रहा है पहले से बेटर लग रहा है मुझे, और कंटिन्यूटी में लग रहा है। ये नहीं कि एक दिन हुआ, ऐसा नहीं है। अभी मेरे हिसाब से रेगुलर चलेगा। रेगुलर कितने दिन चलेगा? आप कितने दिन अपने कर्मचारियों को भेजते रहोगे बिना किसी की सहमति से? आप अपना डंडा उठाकर, सही बात है, लास्ट में विद्रोहता होती है। बिल्कुल, विरोधता और विद्रोहता, बिल्कुल, ये दोनों फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे नहीं कि मैं करना चाहता हूँ, हो जाती है। मेरे तो पिताजी ने और हमें तो ऐसे संस्कार भी नहीं दिए कि क्रोचमेंट करो, ये करो। हम तो बोलते हैं कि जो सरकार जगह है वो सरकार की, हम अपनी जगह में सेटिस्फाइड है। लेकिन कुछ दुकानदारों के पास जगह ही नहीं है भाई, है वैलिड है, 5 फुट की जगह नहीं दुकान के अंदर बैठा। अब एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी 5 फुट की जगह के अंदर भाई तुम खुद देखो, तुम करो जो भी करना है, ये करना वो करना, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को हल देखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो एक अच्छा माहौल ऊना में क्रिएट हो सकता है, एक अच्छा होना चाहिए, बढ़िया इम्पैक्ट हो सकता है। मेरा तो मानना है वो वेंडर जोन भी चलाना चाहिए। बिल्कुल, आप वेंडर जोन से बाहर जाओ ना तो कितनी सारी रेडियां हैं, आप उनसे अपील कर सकते हैं कि भाई साहब आप उधर लीजिए दुकान, आप वहां किराया दो ना गवर्नमेंट को, उन्हें थोड़ी सी फैसिलिटी भी दो। रेडियो की बात में एक बात है कि मैक्सिमम 70 से 80% रेडी वाले बाहर के हैं। इतनी ज्यादा भी रेडियो की जरूरत है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ रेडी होनी चाहिए शहर में, और लोकल लोग ज्यादा से ज्यादा लगाए, मेरे को बढ़िया लगेगा। गांव, आसपास के गांव के लोग बहुत हैं जो सब्जी बेचते हैं, लेकिन जो प्रवासी दूर दूर से आके यहाँ पे रेडी पे रेडी लगाई जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है लोकल। क्यों नहीं हो सकता? ये तो गवर्नमेंट ने, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना ना। जो क्रोचमेंट का डंडा चला रहे हैं, जो प्रवासी लोग यहाँ पे ऊना में रेडियां चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने कभी उनसे पूछा है एडमिनिस्ट्रेशन ने? और कुछ लोग तो ऐसे हैं, कैसे चला रहे हैं भैया जी आप? कुछ लोग तो भैया ऐसे हैं कि जिन्हों का ना एक रुपए की लिखा पड़ी नहीं है उनकी यहाँ पे, वो यहाँ पे रह रहे, किसी को नहीं पता ना उनको काम करने का कोई यहाँ सर्टिफिकेशन उन्होंने कराई है, ना जहाँ रहते हैं वहां कराई है, और एक खास समुदाय के लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ऊना में। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन देखे ना, मैंने आपको बताया ना, आप वेंडर जोन में आप जरूरी कर दीजिए कि जो दुकानें वेंडर जोन में चढ़ेंगी, जो रेडियां वाले वेंडर जोन लेंगे, उन्हीं की रेडियां एंटरटेन की जाएंगी शहर में। आप क्रोचमेंट के लिए भी तो डंडा चला रहे हैं, बिल्कुल, वेंडिंग के लिए आपका पूरा हाईवे खाली हो जाएगा, इंदिरा ग्राउंड टू लेके रोटरी चौक के नीचे तक। और एक चीज और भी है ना, जिस शॉपकीपर की दुकान के आगे रेडी लगती है, वो भी उनसे 200-300-400 रुपए डेली का लेता है। वो इस शॉपकीपर नहीं हटने देता रेडी। आप समझे नहीं, जब एक बार वेंडर जोन भरेगा ना,
जब दुकानों पे दुकानदार बैठेंगे, गवर्नमेंट उसके आगे पॉलिसी लेके आएगी कुछ और दुकानें बनाओ, कस्टमर अटेंशन जब वहां पे ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली कौन पूछेगा भाई। जैसे हमारी एमसी पार्क के सामने वाली पार्किंग है, वहां पे पार्किंग से पीछे ना बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, कच्ची जगह है, वहां पे पेवर्स नहीं लगे हैं। फ्यूचर प्लान तो शायद वहां बिल्डिंग बनाने का है, लेकिन जब तक बिल्डिंग नहीं बनती है वहां पे घास वास साफ करके 40-50 फूड की रेडियां लग सकती है, फास्ट फूड वगैरह की, और बहुत अच्छा माहौल बनेगा वहां बाहर जंगल में कितना अच्छा है ना। वो चीज बने ज्यादा बेटर है रेदर देन फुटपाथ पे कोई लगा रहा है। मैंने देखा छोटी सी हमारी एक शहर में 2-3 जगह प्रॉपर फुटपाथ बनी है। एक एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए। अभी आप एंक्रोचमेंट का डंडा चला रहे हैं, अतिक्रमण का, और उसमें आप बोल रहे हैं दुकानदारों को गाड़ियां नहीं लगानी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। गाड़ी, अब मैं दुकान यहाँ से बस स्टैंड पे सामान लेने गया अपने स्कूटी पे, या मान लो कार में लेने गया, तो मैं जिसकी दुकान से मैंने सामान लेना, मैं उसकी दुकान के बाहर ही गाड़ी लगाऊंगा। मैं गाड़ी एक शर्त पे नहीं लगाऊंगा, जब मेरे आसपास सरकारी पार्किंग होंगी, 10-20 नहीं 10-20 भी क्यों हुई, शहर का आदमी 10-20 भी क्यों दे, नहीं 10 ट्रेवलर आपने 1 घंटे के लिए गाड़ी लगानी है, आधे घंटे के लिए गाड़ी लगानी है, गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को एंटरटेन करना चाहिए। पंजाब में लोकल गाड़ियां, जो लोकल गाड़ियां जैसे हमारा HP20, HP72, ऐसे जो पंजाब की लोकल मार्केट्स की गाड़ियां हैं, उनसे पार्किंग में टाइम नोट होने के बाद 1 घंटे तक कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। हाँ, ये बढ़िया सिस्टम है। जलंधर की बड़े से भारी जो मार्केट थी ना रश वाली, वो भी खाली है। बिल्कुल, इस सिस्टम से आप लोगों को नहीं, आप पार्किंग में लगवाओ, नहीं आप बोले लोगों को बोलो अभी घंटा पार्किंग में लगाओ, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। और लोगों को पता है HP20 मेरी गाड़ी है, मेरे से पैसे नहीं लिए जाएंगे। अगर मेरा कोई रिश्तेदार आता है तो उससे लिए जाएंगे भाई, आप उसे 2 बार की गाड़ी नंबर है। दूसरी बात और उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब गाड़ियां पार्किंग में लगनी शुरू होगी तो दुकानदार खुद अपने कस्टमर को बोलना शुरू करेगा कि भाई साहब वो सामने पार्किंग है, वहां लगा के आओ। और जो बाहर की गाड़ी होगी उसको भी बोलेगा, बिल्कुल, क्योंकि सब पता होगा कि अब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे लिए इतनी बड़ी सहूलियत है कि हमने भी एक सर्कल बनेगा। जब पार्किंग में गाड़ी लगेगी, सड़क से गाड़ी हटेगी, जगह खाली होगी, रेडी वेंडर जोन में लगेगी, जगह खाली होगी। तो ये एक लूप है, एक सर्कल है, एक चीज शुरू होगी तब अगली बिल्कुल, आप समझे नहीं ना, आपको भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, अब ऐसे नहीं है ना कि आपने भैया जी, अब सतपाल सत्ती ने अपने राज में बना दी भैया जी 2-3 पार्किंग ऊना शहर के अंदर। बिल्कुल बनाई है। ऊना शहर आज कमेटी के जो ये डंडा लेके घूम रहे हैं ना जी, कमेटी का आधे से ज्यादा खर्चा जो आज चलता है वो सतपाल सत्ती की बदौलत से चलता है। क्योंकि जितने ऊना में पालिका बाजार बने, जितने ऊना में पार्किंग्स बनी, ऊना सिटी के अंदर सारे 5-5, 8-8 लाख की पार्किंग बेच रही है ना गवर्नमेंट, ये सारे एसेट्स सतपाल सत्ती ने तैयार किए। और तो आप उन्हें बिठाओ ना, आपको रिकॉर्ड देखना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि जो बाकी नेता रहे, अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, बाकी व्यक्ति रहे, उनके कार्यकाल में कितनी डेवलपमेंट हुई और बातें कितनी हुई, और इस विधायक के कार्यकाल में डेवलपमेंट कितनी हुई और बातें कितनी हुई। तो आप सतपाल सत्ती को बीच में बिठाओ ना कि भाई साहब हमारा ये विजन है, बताओ क्या करना है। ऊना के लिए वो व्यक्ति जान देता है, दिन रात भाग के काम करवाता है। ऊना के अंदर आप मानेंगे नहीं, फ्रेंड्स कॉलोनी पूरी पानी से भर जाती थी। फ्रेंड कॉलोनी में आज वोट बीजेपी को पड़ती है, नहीं पड़ती है, इससे सतपाल सत्ती को नहीं है मतलब, लेकिन मेरे फ्रेंड कॉलोनी के आदमी उस पानी से किसी ढंग से निजात डाले, उसके लिए करोड़ों रुपए के नाले डलवाए ऊना में। बिल्कुल, अब वो नालों का काम क्यों नहीं हो रहा आगे, ये जो लास्ट फिनिशिंग वो नहीं है। शहर में जितने काम बढ़िया चले थे सब ठप पड़े। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है भाई, है ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है भाई। कांग्रेस का तो पता ही, हम एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें लिख के भेजे ना, एडमिनिस्ट्रेशन। अब कोई टैक्स की बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन फटाफट मीडिया के आगे बोलने लग पड़ता है, मैंने नहीं किया, वो वहां से हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो आप इसमें भी अब बोलो ना भैया जी कि मैं ऊना के लिए ये चाहता हूँ, ये डेवलपमेंट्स, लेकिन सरकार नहीं दे रही पैसे। मेरी ये लड़ाई है, ये डेवलपमेंट्स का मेरा एजेंडा है, मैं कमिश्नर हूँ, मैं सिटी को इतना सुंदर बना दूंगा, ये मेरा एक प्लान है। दिखाओ ना पूरे ऊना को अपना प्लान। आजकल तो AI का जमाना है, आप बढ़िया सी बार स्क्रीन लगी है माता चिंतपूर्णी की, यहाँ चलाओ 3-4 दिन प्लान पूरे ऊना को दिखाओ। बहुत अच्छा आइडिया, करेंगे मेरे भाई, ये मैं ही करूंगा। ये हमें तो करना, हमें करने की जरूरत नहीं, हमारा नेता समझ सकती है, आप समझे नहीं। बोलना नहीं चाहूंगा, शायद किसी को बुरा लगे, लोग ऑफेंड हो जाए, आई डोंट नो। एक कहावत है कि उन्ना ही रहना। लोग वाकई में ये चीज मानते हैं, लोग, बड़े लोगों की सोच मैंने देखी, अरे यार यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं ऐसा है ना, पता क्या कारण है, वो हमारी आदत हो गई है। लेकिन अब गलत नहीं है, मैं आपको पिछले 5 साल में ले जाऊं, जब सतपाल जी हार गए थे गलती से पिछली बार, पिछले 5 साल का अगर हम सिस्टम देखें तो ऊना बड़ा है, PGI सैटेलाइट सेंटर ऊना के अंदर आया है। सोच नहीं सकते थे ऐसी चीजें हुई हैं, मैं मानता हूँ।
और ऊना के अंदर मैं बता रहा हूँ, उसी चीज को अगर हम कंपेयर करें, आज हमारे रजादा जी भी उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में पिछले 5 साल सतपाल जी थे, सेम पोजीशन। एमएलए नहीं है लेकिन सरकार उनकी है। सतपाल जी ने 5 साल में कितना काम किया, और दूसरी साइड देखो, आई डोंट थिंक सो कि बहुत, नहीं विजन की भी बात है ना जी, आपका विजन कितना है, मतलब आप अपने ऊना से कितना प्यार करते हैं। पार्टी का भी फर्क पड़ता है, बीजेपी और कांग्रेस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लीडर का भी फर्क पड़ता है, नहीं बाकी आपका प्यार कितना है ऊना के साथ? कार्यकर्ताओं का भी फर्क पड़ता है, आपका कार्यकर्ता पूरा माहौल, बहुत फर्क है भाई, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो बड़ा फर्क है। और वैसे भी विजन की बात है, मेरा तो मानना है बिल्कुल। जिसके पास विजन है, हाँ जिनके पास, अब मोदी जी को देख लो आप, पूरे देश में बल्ले बल्ले करा दिया। हम थोड़ा ना ट्रैक से निकल गए। मेरा तो मानना था कि हम बात कर रहे थे अतिक्रमण के ऊपर, अतिक्रमण की। हमारे व्यापारियों के साथ बैठे एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापारियों से बात करें, व्यापारियों से, चाटुकारों से नहीं, व्यापारियों से, छोटा भी व्यापारी, उसमें हर कंपनी का व्यापारी हो। और जितनी व्यापारियों के एनजीओ है, जितने हमारे ऊना में कितने होंगी भी, कितने बड़ा है, कितने मंडल है, 10 होंगे ज्यादा से ज्यादा, Unlimited 10 की आप 3-3 4-4 प्रतिनिधि बुला लो तो भी बचत भवन में बढ़िया बैठक हो जाती है। और बड़े हॉल हो गए अब तो, लता मंगेशकर हॉल इतना अच्छा बना दिया हुआ है। बिल्कुल, कंवर साहब की देन है वो भी, बीजेपी ने, कंवर साहब ने बना के दिया, उन्होंने भी अपने एरिया में बहुत अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ा, सुक्खू जी पता नहीं ऊना में कहीं आए हुए थे, वो बोलते कि हम ऊना में जिला लेवल का एक ऑडिटोरियम बनाएंगे। मैंने कहा बताओ, इतना तगड़ा ऑडिटोरियम बना पड़ा है, आप समझे नहीं, उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है। उस ऑडिटोरियम में ना कुछ 2-3 चीजें अभी बनने से रहती हैं। एक वहां पे हॉस्टल बनना था, म्यूजियम बनना था, 2-3 चीजें रहती थी। देखो, उसको कंप्लीट करने की बजाय नई घोषणाएं करके, और घोषणाएं ऐसी जो कभी होंगी नहीं। हवा में कॉलेज में पढ़ते थे तो वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति थी, उस समय ऊना कॉलेज में एक ऑडिटोरियम की घोषणा कर गए थे। अच्छा, वो आज तक नहीं बना। बस स्टैंड ऊना की भी शायद बहुत बार सतपाल जी लड़े और बनाया यार, ये भी लेकिन बस स्टैंड में बहुत कमी है, कमियां रह गई। मेरा मानना आप बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जो निकलना बाहर आना अंदर जाना वाला कमर्शियलाइजेशन ज्यादा होगी। नहीं, कमर्शियलाइजेशन तो चलो जरूरी भी थी, सिनेमा हॉल ऊना में हो गया, भाई आपके पास अपना सिनेमा हॉल है, नहीं तो चंडीगढ़ दिल्ली बिल्कुल सही है, बिल्कुल पास में है। वहां पे कमी सिर्फ इतनी रहेगी कि बस स्टैंड का समझ लो ये एरिया है, ये इतनी जमीन में बस स्टैंड बनना है, उसका मैक्सिमम एरिया मॉल ने कवर कर लिया। हाँ, तो बस इसके लिए बहुत कम जगह बची है एक्चुअली, थोड़ी ये कमी रह गई। दूसरा, हम लोग तो है ही है, वैसे सिस्टम मानना तो हमने है नहीं किसी ने, तो कमियां देखो हर चीज में, कमियां तो बिल्कुल। जो मुझे कमी लगती है ना, वो इन एंड आउट की है। वहां पे मुझे कोई ऐसी अंदर बस स्टैंड के अंदर एक अच्छी मार्केट बन गई है, पेंटालून्स, फिर फिर रिलायंस वालों का वाला आ गया, ट्रेंड्स बहुत अच्छे, फिर उसके बाद सिनेमा हॉल्स, 3-3 4-4 मूवीज एक बार में। आप कल्पना, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऊना के अंदर ऐसा भी हो सकता है। हुआ है भैया, हुआ है, ठीक है, फिर कमियां भी रह जाती हैं, उसमें हो जाती है दूर। पर मैं सोचता हूँ कि अगर आईएसबीटी के बिल्कुल बाहर रेड लाइट लग जाए ना, मजा आ जाए, मजा आ जाएगा। बेशक थोड़ा ट्रैफिक स्लो हो जाएगा, पर वहां पे स्लो होना जरूरी भी है, जरूरी है। पहले वो लेडी की डेथ हो गई बेचारी, बस देखो ना, उड़ती उड़ती आई बस। अब वहां रेड लाइट होती तो बस रोक के आती। और सबसे डाउट वाला मामला थोड़ा खराब है, उसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं उधर। तो मुझे एनक्रोचमेंट के मामले में ओवरऑल ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि शहर आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े, व्यापारियों की सुनी जाए और उनकी जो प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिकली उनका सोल्यूशन किया जाए। अब हम यहाँ बैठ के बातें तो कर रहे हैं, क्या पता किसी व्यापारी को क्या दिक्कत है, ऐसी दिक्कतें नहीं, घरों की कोई दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल। लेकिन जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों की दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कतों को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, और व्यापारी को हम मार नहीं सकते, करना पड़ेगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, व्यापारियों को भी थोड़ा माइंडसेट बदलना चाहिए। नहीं, माइंडसेट बदला है ना, मैंने आपको क्या बताया, आप ऊना की शॉप्स में घूमिए, आपको आज की डेट में 90-95% शॉप्स मॉडिफाइड मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और जो अच्छे व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उन्होंने अपने पास पार्किंग्स को भी एरियाज बना दिए। रिलायंस लोकल भी है, स्मार्ट बाजार है नीचे। अरे यार, रिलायंस पे क्यों जाना हमने, हम लोकल की बात कर रहे हैं ना। आप चमन मनियारी भैया, वो भी लोकल है, नहीं काम तो जो चमन मनियारी एसके ट्रेडर्स ने नया बनाया, या वहां पे भी लोकल जी काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको बताता हूँ, यहाँ से एक मुद्दा और निकल के आता है कि नक्शे बनते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारा जो सबसे इनकॉम्पिटेंस डिपार्टमेंट है, सबसे निकम्मा डिपार्टमेंट है राज्यों का, वो है टीसीपी, टाउन एंड कंट्री। जब एक नक्शा पास होता है, नक्शे में पार्किंग होती है, पर प्रैक्टिकल जब वहां बनता है तो वहां पार्किंग नहीं मिलती है आपको, मैक्सिमम ऐसा ही है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एक बिल्डिंग बनती है, उसमें पार्किंग होना अनिवार्य है, कमर्शियल बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो, पार्किंग अनिवार्य है। वो नक्शे में बना भी देते हैं पार्किंग, पर एक्चुअल में वहां पार्किंग दिखेगी नहीं आपको, वहां पे उनका आपको बाकी का सिस्टम दिखेगा।
पार्किंग होती नहीं है एक्चुअल में। तो मैंने भाई अब क्या करे, छोटा व्यापारी क्या करे, कहाँ जाए, क्या सोल्यूशन है, कुछ सोल्यूशन है आपके हाँ, पास? हो सकता है यार गवर्नमेंट के पास क्या है, कई नॉर्म्स है, गवर्नमेंट के पास कई रूल्स हैं, कई सिस्टम्स है। आप ब्लिंकिट पे वो रूल्स लगा सकते हैं, आप ये जो रिलायंस वगैरह इनपे वो रूल्स लगा सकते हैं। नो डाउट उन लोगों ने हमारे लड़कों को रोजगार दे रखा है, हमारे लोकल बंदे रोजगार में हैं, उनको बड़े बड़े है तो इंडिया के ही है ना वो सब कुछ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ लोगों का, मैं बोल रहा हूँ एक सिस्टम जनरेट किया जा सकता है। नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कुछ नहीं करता है, इकोनॉमी में नहीं हो बड़े पाता, आराम से हो जाता है। मैं खुद गया हूँ, मैं आपको सच्ची बताऊं, आप किसी बिजनेस के ऊपर एक मॉल में आप किसी बिजनेस के ऊपर कैप नहीं लगा सकते कि आपने इससे ज्यादा व्यापार नहीं करना, इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना। आई गेस वो नहीं एक्सपेंड करने को मना नहीं, वो तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बड़े आदमी है, 3,000 करोड़ का कर्जा है, 3,000 आप नहीं करोड़ रोक सकते का, तो आप वो कुछ भी कर सकते हैं, आप समझे। वो तो मतलब बड़े लेवल के व्यापारी आदमी ये है है कि एक सिस्टम वो बने कि वो लोकल व्यापारियों को एंगेज कर ले। हाँ, ये बोल रहा हूँ मैं, वो सरकार ऐसा सिस्टम बनाए कि अब जैसे आप चंडीगढ़ वगैरह चले जाओ, कोई भी व्यापारी अमेजोन पे सेलर बन सकता है, वो अपना माल बेच सकता है अमेजोन पे। एक कंसेप्ट आता है भाई ड्रॉप शिपिंग, शायद हमारे लोकल व्यापारियों को थोड़ा उसमें होना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग एक कंसेप्ट ऐसा है कि आपने ऑनलाइन एक जगह से माल बुक किया और वहां पे बेचने वाली एक वेबसाइट पे लिस्ट किया। फॉर एग्जांपल आपने एक, जैसे आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, आपने खरीदा नहीं, खरीदने की भी जरूरत नहीं आपको, आपने पॉइंट ए से प्रोडक्ट देखा, उसकी सारी डिटेल उठाई, सेलर से बातचीत की और पॉइंट बी यानी अमेजोन पे लिस्ट कर दिया आपने वो प्रोडक्ट। आपको फिजिकली खरीदने की भी जरूरत नहीं, इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं, यूएस में बहुत चल रहा है ये कंसेप्ट। तो आई गेस उन्ना के व्यापारियों को भी थोड़ा ड्रॉप शिपिंग कौन सिखाएगा, ये तो थोड़ा अवेयरनेस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगी। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पता होगी वो क्या सिखाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन से तो आपको हिमाचल टूरिज्म के उस पर चले जाओ, पेज पे हाल देखो, मुद्दा चला हुआ है बहुत, नहीं वहां से देखा पीछे रह गया है वो जो मैडम बोलती है उसका मैंने देखा, देखो ना आप कहाँ रह गए आप। एडमिनिस्ट्रेशन तो मौज मारती है यार, शाम सुबह शाम गोल्फ खेलते हैं। चलो ये मुद्दे जरूर, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो लोकल व्यापारियों के हितों की बात आप हम तो कर ही रहे हैं, लोकल व्यापारी आपको क्या एडमिनिस्ट्रेशन तक हम लोकल व्यापारी की इतनी बात करते हैं कि ऊना में जितने लोकल व्यापारी ही जितने भी पालिका बाजार ऊना के अंदर बने हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट में ही बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सहूलत है व्यापारियों के लिए। वेंडर जोन बना, अब अभी तक चढ़ा नहीं है वो। बिल्कुल, आप स्थिति देखो ना शहर की, और अब इसमें ज्यादा तो मतलब ये है कि अब यंगस्टर्स को सोचना पड़ेगा, यंगस्टर्स को बिल्कुल नई चीजें लेके नई चीजें लेके आनी पड़ेंगी। मैं एक चीज समझता हूँ भाई, ऊना के लोगों में और ऊना की मार्केट में बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। मतलब आज ऐसा टाइम आ गया कि दूर दूर से लोग ऊना की मार्केट में सामान खरीदारी करने, नए साल में देखो भाई कितनी तगड़ी सेल लगती है। अभी इस सेल के ऊपर भी सोचना चाहिए। आज मैंने अपना पूरा व्यापार खत्म कर देते हैं लोकल मार्केट वाले एक साल के, वो एक अलग चीज है, बेंचेस के किराए पे। पर ऐसी सेल आप सपोज करो अगर पूरा साल चले, एक सपोज करो, मतलब नहीं ऐसे पूरा साल ही ना चल सकती सेल। नहीं एक बात है वैसे, अगर इतना कस्टमर पूरा साल ऊना में, नहीं इतना पूरा साल इतने भी लोग वेले नहीं है, लोग की 31 मार्च को पैसे खर्च हो सकता है वो उसके लिए ऊना को और बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा, हो सकता है साल में ऊना का तो आपको मैं क्या बताऊं, पटाखे नहीं चलाते हैं जैसे लोग, तो वो तो एक जगह एडमिनिस्ट्रेशन लगवा नहीं सकी कि लोग सारे वहां से खरीदे। मेरे हिसाब से ऊना के प्रशासन को व्यापारियों के हितों को और अपने रूल्स को मिला के एक ऐसा सिस्टम धमाकेदार बनाना चाहिए कि यहाँ जो ऊना के लिए हिट भी हो और फिट भी हो। मैं कहता हूँ मतलब दूर दूर से लोग ऊना में खरीदे, लोकल लोग तो खरीदारी करें ही करें, और ऊना के व्यापारी ऊना बढ़े ना यार, इतना स्ट्रांग हो जाए ऊना के व्यापारी। मैं चाहता हूँ कि परवाही ना करे। पंजाब में, बम्बई, दिल्ली में क्या ये सुपर मार्केट्स नहीं है, वहां का व्यापारी फिर भी चल रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी तादाद में बाहर से कस्टमर आता है, कस्टमर बढ़ चुका है। आप समझे नहीं, गवर्नमेंट ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सहूलियतें दे रखी है। बिल्कुल, वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, फैसिलिटेट कर रखा है लोगों को, होलसेल के मॉल्स बने हुए हैं लोकल व्यापारियों के, ब्रांड नहीं है वहां पे, लोकल व्यापारी। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने मतलब जगह बना के दे रखी है। इसके लिए हमें चाहिए कि बीजेपी सरकार जब आए तो ऊना में कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो। अभी कुछ अब जितने ऊना में मैन्युफैक्चरिंग है वो शायद मैक्सिमम बीजेपी के टाइम पे ही हुए हैं, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया वो आएगा ना ड्रग पार्क वाले, ड्रग पार्क, हाँ कितना बंदा रोजगार में आएगा। आप सोचो चाइना को बराबर टक्कर दे देंगे, चाइना को। चलो चाइना से तो हम भी बहुत पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रग पार्क तो बनने दो, 10 सूरज जी चाइना इधर ही आएगा। तो चाइना वाले चिंग चिंग करके यहाँ पे बताएंगे कैसे बनाने गोलियां, फिर रॉ मटेरियल हम यहाँ पे तैयार करेंगे। लेकिन ड्रग पार्क आना चाहिए क्योंकि ऊना की जरूरत है, ऊना के लोगों की इसलिए जरूरत है। ऊना के अंदर नेस्ले एक इंडस्ट्री है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। उस इंडस्ट्री के कारण ऊना के कुछ, सारे नहीं कुछ
लड़कों को वहां काम मिला और उन लड़कों का फ्यूचर सेफ है। बिल्कुल, मेरे नॉन में है, अच्छी सैलरी है, अच्छी सैलरी के साथ पेंशन है भैया जी। नेस्ले सरकारी नौकरी में पेंशन का भरोसा है अब। सरकारी नौकरी से कम नहीं है नेस्ले। तो ऐसा बल्डक बाग में भी एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे जो वहां पर वो पूरा सिस्टम तैयार करेंगे और वहां पे बच्चों को अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेंगी, अच्छे अच्छे अवसर होंगे। नहीं ठीक है, देखो मैं इस कन्वर्सेशन का कंक्लूजन ये निकालूंगा, जो मैं समझता हूँ शायद कोई मेरे से एग्री करे ना करे। आज से 10-12-15 साल पहले हमारे पास बेसिक चीजें नहीं थी, आज हमारे पास बेसिक चीजें आ चुकी हैं। अब समय है थोड़ा एडवांस डेवलपमेंट की ओर बढ़ने का। बिल्कुल पहले सड़कें नहीं थी, फुटपाथ कहाँ से आएगी, सड़कें नहीं थी, अब सड़कें बन चुकी है। अब समय आ गया सड़कों के आसपास वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं गडकरी जी या मोदी जी को चिट्ठी लिखूं, ये मुद्दा उनके साथ उनके समक्ष रखूं। नहीं, गडकरी जी से मिलाते हैं आपको, उसमें क्या है, तो गडकरी से बात करते थे आपकी। तो मतलब एक ऐसा ऑल ओवर इंडिया बनना चाहिए रूल कि जितने नेशनल हाईवे स्टेट हाईवेज हैं उनके आसपास शहर कस्बा गांव जहां आबादी से वो सड़क गुजर रही है वहां पे प्रॉपर नॉर्म्स हो, मार्केट के लिए अलग, नॉन मार्केट के लिए अलग। तो ये बहुत जरूरी है आज की डेट में, बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बहुत जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर आपने एक अच्छा और सुंदर इलाका तैयार करना है, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जिस शहर में पैदल चलने का इन्वायरमेंट बढ़िया होता है ना, वहाँ की मार्केट से सक्सेस होती है। लेकिन उन्ना में पैदल वाला थोड़ा कंसेप्ट कम है। मैंने आपको भी बताया, गर्मी बहुत है यार, ये 50 डिग्री गर्मी है, कहाँ चलते हैं लोग भैया? बच्चे सूरज भाई ऐसा रोड पे भैया जाके देखना, सूरज भाई वैसे है ना, स्कूल के बच्चे, ITI के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सड़क के बीच में चल रहे होते हैं। घर वालों ने गेड़ा दे रखा था कि स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल ना जाएगा बच्चा। नहीं मैं बता रहा हूँ, तो जाना पड़ेगा, हमें भी ऐसे गिरा था, तो जाना पड़ेगा। दोपहर के टाइम में पैदल जा रहा है। अभी तो थोड़ा मौसम शांत है, जब बिल्कुल धूप होती है ना, तो आप दोपहर के टाइम पे बाहर निकलना, उन्ना के अंदर आपको बंदा गया, मैं कहता बंदा गया, जानवर नहीं मिलता है। भैया आपकी बात ठीक है, पर आपको सबसे पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी पार्किंग्स की, बिल्कुल करनी, जो सबसे बड़ी है। पार्किंग्स के साथ 100 मीटर 200 मीटर पैदल जाए और पैदल जाके अपना सामान लेके उन पार्किंग्स में आ जाए। बिल्कुल इस ढंग से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप बोलो कि माल रोड की तरह या कुल्लू मनाली की तरह आप चले 2-3 किलोमीटर पैदल, इतना भी नहीं। हमारा प्लेन शहर है, यहाँ शहर के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एडवांस डेवलपमेंट की ओर हमारा शहर जाए, बिल्कुल जाए, और शहर सुंदर बने अच्छा बने। मैं लोगों से ये भी आग्रह करूंगा कि अब MC के इलेक्शन आ रहे हैं, तो MC के इलेक्शन जब आएंगे तो सिर्फ पार्टी देख के वोट ना करें, बंदे से अपने मुद्दे रखें कि भैया हम तेरे को वोट कब डालेंगे, जब तू बस स्टैंड के बाहर ट्रैफिक हटवाएगा, तू फुटपाथ बनवाएगा, हम तब वोट डालेंगे। ये मुद्दे उठाएं। गलती हमारी है, लेकिन हमने कभी मुद्दों पे वोट नहीं की। लेकिन ऐसे ना सूरज जी, आप ठीक बात कर रहे हैं, आप नई जनरेशन के आदमी, मैं थोड़ा आपसे बड़ा हूँ। बिल्कुल, ऊना के लोगों ने जो पार्षद लड़ते हैं ना जी, उन्हें काफी समय से लड़ते देखा है। उन लोगों का क्या विजन है, क्या एजेंडा है, लोगों को पता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि लोगों को जब सब पता है तो भाजपा के कैंडिडेट को ही वोट देना, तभी सतपाल जी बढ़िया सी डेवलपमेंट ऊना में दोबारा से करवाएंगे। ताकि एक भाजपा की कारपोरेशन बनी होगी, तो जैसे पहले असेट्स तैयार हुए ना, ऐसे और असेट्स भी तैयार होंगे, छोटी छोटी माइक्रो पार्किंग्स भी तैयार होंगी। फिर ऊना के अंदर जो नीड्स हैं, ऊना के जैसे बेशक पिछली गवर्नमेंट में गडकरी जी ने फुटपाथ पास कर रखे थे, पैसे भेज दिए थे। वो गडकरी जी ने नहीं किए थे, वो DC साहब राघव शर्मा जी ने। राघव शर्मा जी को पैसे राघव शर्मा जी ने जेब से दिए थे। दिए तो सरकार नहीं थे। सरकार कौन थी? नेशनल हाईवे वाला द्वारा करते हैं, राघव शर्मा जी ने दिया। सूरज भाई क्या बात है, नेशनल हाईवे राघव शर्मा जी ने तो अगर उस मुहिम में मैं भी हिस्सा था, उस मुहिम का, तभी आप उसकी राघव शर्मा जी ने आपकी सेवा कर दी होगी, आप तभी वो बहुत बढ़िया आदमी थे। तो ये नेशनल हाईवे ने बनाया था, राघव शर्मा जी ने उसके लिए पैसा दिया। राघव शर्मा को पैसा देना ही पड़ना था, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट का डंडा था। लेकिन ऊना में ही नहीं था, ऊना जैसे माइक्रो जितनी भी सिटीज हैं सबके लिए पैसा आया था। 15 लाख भी पूरा नहीं लग पाया ऊना में। और यार कैसे लगता है, सरकार बदल गई, उस टाइम इलेक्शन आ गए, काम सरकार बदल गई, वापिस 1 इंच भी फुटपाथ नहीं बनी दोबारा, वहीं खत्म हो गया काम। ठीक है, तो दिक्कतें हैं, ये सब दिक्कतों का होगा सॉल्व। और अभी बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और थोड़ा थोड़ा हमारा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, मैंने और सूरज ने ये टॉक शो शुरू किया था। हमने सोचा था हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन सूरज ने पॉलिटिकल बात शुरू की, सतपाल जी की बात रखी। और जब ऊना के अंदर विकास की बात होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता हम सतपाल जी को छुए ना। बिल्कुल। और ऊना में जब माफिया की बात होगी तो ऐसा नहीं हो सकता हम कांग्रेस के नेता को ना छुए। बिल्कुल। तो उस कारण थोड़ा हमारा पॉलिटिकल चल पड़ा बात, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे हम दोनों एक बढ़िया सी कैंड सी बनाए
जिसमें आपका भी एंटरटेन हो, हमारा भी एंटरटेन हो, थोड़ा राजनीति से हटके और कुछ अच्छी बातें करें, हम उना अच्छा की- अवेयरनेस दे लोगों को, उना की और बात है। इवन लोगों का इनपुट भी आया हमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप आप कमेंट्स लोग में जरूर बताना। कमेंट्स में बताना कैसा लगा, और हम नेक्स्ट वीडियो हम दोनों किस बात पर कौन से टॉपिक्स हम उठाएं। चर्चा करें। फिर अब नेक्स्ट वीडियो, इस बार हमने कोई तैयारी नहीं की थी, बिल्कुल। हमने वैसे एक मोटी मोटी वीडियो बना के डाली है आप सबके लिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में तैयारी करेंगे, और अगर आपका सुझाव अच्छा होगा तो थर्ड चेयर कोशिश करेंगे आपकी हो। धन्यवाद। जय माता दी, भारत माता की जय। बाकी सूरज भाई, तो अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ और अच्छे इश्यूज को उठाएं, और आप सब भी अपना इनपुट जरूर दें कि क्या हमारे मुद्दे हैं, और आने वाली जनरेशन्स को हम क्या आगे बढ़िया करके अपना शहर सौंपेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं, तो आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा हम कौन से इश्यूज उठा सकते हैं, किन इश्यूज पर बात करें। तो अगली बार हम भी बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके आएंगे इश्यूज, और एक अच्छी बात करेंगे। इतने सारे सोशल मीडिया के कंटेंट में कोशिश करेंगे कुछ अच्छा कंटेंट दें, और ऊना की बात करें, अपने लोगों की बात करें, अपने व्यापारियों की बात करें, सबकी बात करें। अभी हम कारपोरेशन के इलेक्शंस तक सिर्फ ऊना की बात करेंगे, हाँ, कोशिश ऊना को करेंगे। बढ़ाने की बात करेंगे, और जो आपके सुझाव है जरूर हमें दें, और अच्छे सुझाव होगा तो थर्ड चेयर आपकी होगी, हमारे साथ बैठ के हम इकट्ठे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।